नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी थर्ड सेमेस्टर जिनका कोर्स है CHEN 201 के कोर्स के स्टूडेंट के लिए डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी और उनके गुणों के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। डी ब्लॉक के तत्व आपको पता है कि केमिस्ट्री जो बेस्ड है वो है पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी पर। आवर्त सारणी में जो आपके पीरियड और ब्लॉक होते हैं बेसिकली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक 4 ब्लॉकों में डिवाइड है। तो उन ब्लॉकों ये 4 ब्लॉकों में डिवाइड है, उनमें से मैं आपको डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी दूंगी। डी ब्लॉक के तत्व जिनका परमाणु उप अंतिम या N-1 कोष में संबंधित डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, यानी कि N-1 डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ये बेसिकली संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं? तो अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल को तो ये एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। तथा साथ ही क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होते हैं एस और पी के कंपेयर में, एस और पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ये एस और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती माने गए हैं। ये आवर्त सारणी में आवर्त समूह के 3 से 12 यानी कि सेकंड बी से 8th और 8th से सेकंड बी के सदस्य के रूप में जाने गए हैं। ये एक ऐसे संक्रमण तत्व है जिनका उदासीन परमाणु या रासायनिक रूप में महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था तथा साथ ही डीप कोष के विशेष गुणों को प्रदर्शित करना होता है। इनमें से कुछ तत्वों को जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी संकट तत्वों को सूची से बाहर रखा गया है, क्योंकि इन परमाणु या आयनों में या तो आंशिक रूप से भरा हुआ डीप कोष होता है और ना ही ये संक्रमण तत्व के समान गुण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। अगर डी सबसेल में माना जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। लेकिन जो जिंक होता है यानी कि जो सेकंड बी के एलिमेंट है, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी, आप वर्टिकल कॉलम्स देखेंगे जब पीरियोडिक टेबल में तो आप देखेगा उनमें यह उपकोष पूरे भरे होते हैं। अगर ये पूरे भरे हुए हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन इनको वर्गीकरण को तर्क संगत बनाने के लिए इनको डी उपकोष में ही इनकी स्टडी की जाती है। कुछ प्रॉपर्टीज डी ऑर्बिटल से मिलती है और कुछ नहीं मिलती है, लेकिन इनको तर्क संगत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल के साथ ही इनको स्टडी करते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को बेसिकली देखा जाए तो 10 हॉरिजॉन्टल 10 आपके कॉलम्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से यह प्रथम संक्रमण तत्व, द्वितीय संक्रमण तत्व, तृतीय संक्रमण तत्व और चतुर्थ संक्रमण तत्व के रूप में डिवाइड करे गए। प्रथम संक्रमण तत्व में जो है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 3D सीरीज के एलिमेंट्स आते हैं। द्वितीय में 4D सीरीज के एलिमेंट वाई से यट्रेबियम से कैडमियम तक के आते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 39 से 48 होता है। तृतीय संक्रमण तृतीय में आपके जो आते हैं 5D एलिमेंट्स आते हैं, जिनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं, जो एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 72 तक होते हैं और मरकरी से लेकर 80 से लेकर आगे को फॉरवर्ड किया जाता है। बेसिकली इनको 5D ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी तरह से 4th ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो होते हैं एक्टिनियम 89 से लेके 104 और फिर 104 के बाद 112 के बाद आगे के एलिमेंट जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट माने जाते हैं। लेकिन इनमें एक स्पेशलिटी है कि ये तत्व सभी रेडियोधर्मी है और प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। कौन से? चतुर्थ संक्रमण जो तत्व हैं वो रेडियोधर्मी है और प्रकृति में नहीं पाए जाते। ये बेसिकली जो है आपके लैब में बनाए गए हैं, यानी कि आर्टिफिशियल एलिमेंट्स के रूप में माने गए हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट जिस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हैं, आपको जैसे मैं बोला, मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, 4 ट्रांजिशन सीरीज बोली, 4 संक्रमण श्रेणी बोली। उन ट्रांजिशन सीरीज के जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या है, डिफरेंट है। होने को ये कॉमनली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी सबसेल, सो दीज आर द मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट है। लेकिन इनकी विशेषताएं, इनके गुण भी थोड़े क्या है, डिफरेंट है। डी ब्लॉक के तत्व के विशेष जो गुण हैं, मैं कुछ गुणों को आज आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो आपको एग्जाम में बार बार प्रॉब्लम भी करते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। उनको मैं रेडियो के माध्यम से बच्चों को ये समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से आप उनके प्रॉपर्टीज को आप समझेंगे। डी ब्लॉक के तत्व की संयोजकता उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों पर बेस्ड होती है, क्योंकि N-1 डी आंतरिक कोष को दर्शाता है और डी सबसेल में बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और एस सबसेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
डी कक्षक का भरण अगले उच्चतर कोश के एस कक्षक में भरे जाने के बाद होता है, यानी कि पहले एस सब सेल में भरे जाएगा, फिर किस में भरा जाएगा, डी में भरा जाएगा। और इस आधार पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बेसिस पर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को देखा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम बोल रहे थे कि जैसे कि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के बेसिस पर उनकी ऑक्सीकरण अवस्था डिसाइड की जाती है। इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में उनके द्वारा अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है। और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि मैंने बोला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करी तो क्योंकि आपको पता है डी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 हो सकते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 आधे होंगे। अनपेयर्ड का मतलब हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 आधे हो गए तो 5 ये हो गए और एस का 1 हो गया, तो मैक्सिमम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितने तक जा सकती है, 7 तक जा सकती है। तो डी ब्लॉक के तत्वों के लिए सबसे बड़ी खासियत यह है कि अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्था अत्यधिक होती है, यानी कि 7 तक जा सकती है। इसी कारण जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी, और जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट में वो उतने ही ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व में जो एस ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक होते हैं, इसलिए दोनों उपकोष बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग संख्या के इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है और जिससे ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन श्रृंखला के मध्य दोनों के सिरे बढ़ते रहते हैं, यानी कि बाएं से मध्य की तरफ को और दाएं से मध्य की तरफ को, यानी कि बाएं से मध्य की तरफ को जो बढ़ेंगे बीच में आएंगे और दाएं से भी मध्य की तरफ को बढ़ते हैं। तो कह सकते हैं डी ब्लॉक तत्व अपनी निम्नीकरण ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक बंध बना सकता है, और लेकिन अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रहता है, क्योंकि जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा बॉन्डिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बॉन्डिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी वो क्या होंगे, स्टेबिलिटी की तरफ को मूव करते जाएंगे। तो बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि डी ब्लॉक के तत्वों में डी सबसेल और एस सबसेल के बीच में दूरी क्या होती है, निकटतम होती है, जिससे वे उसमें अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके कारण ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता रखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व की कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल प्रवृत्ति का निर्माण की प्रवृत्ति। डी ब्लॉक के तत्व धनायन, न्यूट्रल और धनायन और न्यूट्रल दोनों प्रकार के होते हैं, और कुछ लिगेंड्स जैसे कि Cn माइनस नेगेटिव आयन, Br माइनस नेगेटिव आयन, Cl माइनस नेगेटिव आयन, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि NH3, NO2, NO आदि के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जिनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लीगेंड कहते हैं। ठीक है, लीगेंड। प्रश्न उठता है कि व्हाट आर लीगेंड्स, लीगेंड्स किसे कहा जाता है। लीगेंड्स जो केंद्रीय धातु की तरफ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है और केंद्र धातु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी कि उप सह संयोजी बंध का निर्माण करता है। इस तरह के तत्व हमारे क्या कहलाते हैं, लीगेंड कहलाते हैं। लीगेंड होने के लिए कुछ कारण और कुछ कारकों का होना बहुत जरूरी है, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि छोटा आकार, उच्चतम धनात्मक आवेश का होना, केंद्र का छोटा आकार और उच्चतम धनावेश। जितना ज्यादा धनावेश होगा लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को केंद्र की तरफ को डोनेट करेंगे। तो देखिए धनावेश और लीगेंड डोनेट करेंगे तो उस पर कैसा जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो सेंटर और लीगेंड क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों को सेंटर की तरफ को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे। दूसरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को होना। लीगेंड के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वे केंद्र की तरफ को डोनेट करेंगे, जिससे कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि संकुल बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाओं को दर्शाना। जितनी ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का इनडायरेक्टली मीनिंग जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना, इलेक्ट्रॉन का होना ही परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतनी ज्यादा परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की क्षमता रखते हैं डी ब्लॉक के तहत, और उतनी तेजी से क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने की, यानी कि संकुल बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये थी आपकी दो प्रॉपर्टी, एक थी ऑक्सीकरण अवस्था, दूसरा था कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता। तीसरा है चुंबकीय गुण। डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण भी दिखाते हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी लाइफ के आसपास जो आप यूज करते हैं, सबसे मेन डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो आयरन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। तो एटॉमिक नंबर 26 वाला कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी तो रखता है, साथ साथ चुंबकीय गुण भी शो करता है। डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों? चुंबकीय गुण अगर इसको देखा जाए तो चुंबकीय गुण मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूं, पहले मैं आपको ये बताऊं कि चुंबकीय गुण होता क्या है, कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अट्रैक्शन टूवर्ड द न्यूक्लियस, जो चुंबकीय गुण को शो करता है। चुंबकीय गुण होने के लिए शर्त ये होती है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चुंबकीय गुण शो नहीं करेंगे,
यानी कि वो कौन सी प्रवृत्ति दिखाएंगे, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ठीक है, प्रतिचुंबकी जिसे कहेंगे। और अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेंगे। तो यानी कि ये भी एक तरह से डी सबसेल के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। तो डी ब्लॉक में अत्यधिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं। इस गुणात्मक रूप के चुंबक के कई प्रकार हो सकते हैं। कोई प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ को आकर्षित होता है और कोई दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ को आकर्षित होता है। जो पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा और दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं। यानी कि जो मैंने बोला पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल होंगे, यानी कि पैरामैग्नेटिक सिंगल से मतलब है युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कहने का मतलब है जैसे कि D1, D2, D3, D4, D5, D6 की बात करूंगा, छठा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है। 7वां इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में आ जाएगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है। 8वां इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में आ जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। 9वां इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में आ जाएगा, लेकिन 10वां इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो ये भी कौन सा पैरामैग्नेटिक गुण को शो करते हैं। और डायमैग्नेटिक कौन सा हुआ, यानी कि प्रतिचुंबकीय कौन सा हुआ, जो कि D10 वाला है, जिसके बाह्य उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 10 होती है। यानी कि चुंबकीय ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, हटाने पर अपने चुंबकत्व गुण को खो देते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। अनुचुंबकित्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से उत्पन्न होता है। अनुचुंबकित्व में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, यानी कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर से शो होता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इनका व्यवहार क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। जैसे कि आयरन है, चुंबक की तरफ को आकर्षित होता है, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया। और ये सारे गुण किस कारण होते हैं, सारा जो आपका कॉन्सिक्वेंस है, जो सारा डिटेल है, वो डिपेंड करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। डी ब्लॉक के धातुओं की तुलना में डी ब्लॉक के तत्व धातुओं की तुलना में अत्यधिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसी धातुओं को लौह चुंबकीय धातुएं कहा जाता है और उनके द्वारा प्रदर्शित चुंबकीय गुण को लौह चुंबकत्व भी कहते हैं। ऐसी धातुओं को स्थायी रूप से चुंबकित किया जाता है, इसलिए कुल चुंबकीय क्षण को पूर्ण करने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण माना जाता है। इसलिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। स्पिन ओनली फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 2√SS+1 BM इज द बोर मैग्नेट्रॉन, जो इसकी यूनिट है। इसलिए इस सूत्र को चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के स्पिन ओनली फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। इस स्पिन ओनली फॉर्मूला के द्वारा हम डी ब्लॉक के तत्वों के चुंबकीय गुण को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 प्रॉपर्टीज हो गई। पहली थी ऑक्सीकरण स्टेट, दूसरा था संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति, तीसरी थी चुंबकीय गुण, और चौथी है रंगीन आयन या यौगिक का निर्माण। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व वे यौगिक होते हैं जो सहसंयोजी ठोस या विलयन की अवस्था में रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के ये तत्व यह गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की तुलना में बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, और जो कि मोस्टली कलर्ड आयन टेंडेंसी शो करते हैं। किसी पदार्थ का रंग जो होता है दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करने के पदार्थ के गुण से उत्पन्न होता है। जब यह पदार्थ दृश्य प्रकाश जिसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, विजिबल लाइट यानी कि व्हाइट लाइट, पदार्थ के साथ अन्योन क्रिया करती है, कोलिजन करती है, तो पदार्थ का रंग संचरित प्रकाश घटक के रंग के समान होता है और अवशोषित प्रकाश घटक के रंग को घटक रंग का पूरक होता है, जिसे डी ब्लॉक के तत्व कलर्ड आयन दिखाते हैं। कहने का मतलब है जब व्हाइट लाइट किसी भी सरफेस पर गिरती है तो वो उसके साथ अन्योन क्रिया करके व्हाइट लाइट को ऑब्जर्व करके उसके पूरक रंग को उत्सर्जित करती है, जिस कारण वो कलर्ड आयन शो करते हैं। जो डी ब्लॉक के आयनों का रंग जो है धातु आयन के में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण होता है। दूसरा, धातु आयन के चारों ओर स्थित समूह की प्रकृति से संबंधित होता है। डी ब्लॉक के आयन द्वारा रंग प्रदर्शित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। बेसिकली जो इसको हम समझाते हैं, एक डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का दूसरे डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर, क्योंकि हम जानते हैं डी ऑर्बिटल जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता है, T2G और EG सबसेट में। तो T2G सेट जो नीचे वाला सेट है, T2G अगर है, और EG सेट अपर वाला सेट है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2G सेट नीचे आता है अष्टफली के क्षेत्र में, और EG सेट ऊपर आता है। तो T2G से अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके EG सेट में जाते हैं, यानी कि व्हाइट लाइट को ऑब्जर्व करके ग्राउंड स्टेट से यानी कि मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में अगर वे जाते हैं तो माइक्रोसेकंड तक वहां रहकर दे रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, जिससे अपने पूरक रंग को उत्सर्जित करते हैं।
और इस पूरक रंग को उत्सर्जित करने के कारण ये डी ब्लॉक के तत्व क्या दिखाते हैं, कलर्ड आयन दिखाने की क्षमता रखते हैं। यानी कि बेसिकली अगर माना जाए तो इसका मेन कॉज भी क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना, क्योंकि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से यानी कि मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो नीचे पेयर्ड होगा यानी कि स्थायी होगा, और युग्मित होना स्थायित्व के गुण को शो करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा क्षेत्र से दूसरे ऊर्जा क्षेत्र में ट्रांसफर करते हैं तो व्हाइट लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, और जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री लाइट को इमिट करते हैं, यानी कि पूरक रंग को उत्सर्जित करते हैं, जिस कारण डी ब्लॉक के तत्व अपने कलर्ड आयन टेंडेंसी शो करते हैं। ये थी आपकी 4 प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के तत्वों की। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कि उत्प्रेरकी क्रिया कैसे करते हैं, अंतर आयनी गुण कैसे प्रस्तुत करते हैं, धात्विक और मिश्र धातु का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट आपको रेडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डी ब्लॉक वाला चैप्टर है आपका रेडियो के माध्यम से उन छात्रों के हित हेतु उनके पास पहुंच जाएगा और वो उससे अपने नोट्स बनाने में सहायक होगा। धन्यवाद।